हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 6 क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे। जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे ये क्या है? ये कहता है ऐसे फैक्ट जो क्या है नॉट इन इशू न होते हुए भी क्या है फैक्ट इन इशू से इस प्रकार कनेक्ट हैं कि वो क्या कर रहे हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो वो क्या होंगे? तो वो रेलिवेंट होंगे, चाहे वो सेम टाइम और सेम प्लेस पर, और चाहे डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पर क्या हुए हों, अकर्ड हुए, घटित हुए, ठीक है। चाहे वो सेम टाइम या सेम प्लेस पर अकर्ड हुए तो वो रेलिवेंट होंगे। कौन से फैक्ट? ऐसे फैक्ट जो इशू ना होते हुए भी फैक्टिंग इशू से इस प्रकार कनेक्ट हैं कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ही समव्यवहार का भाग निर्मित करते हैं, तो वो क्या होंगे? रेलिवेंट होंगे, चाहे वो उसी समय और उसी स्थान पर, चाहे भिन्न समय या भिन्न स्थान पर घटित हुए हों। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने बी को पीट कर मार डाला। तो ए ने बी से पिटाई से पहले जो कुछ भी कहा और पिटाई के अल्पकाल बाद जो कुछ भी कहा वो रेलिवेंट हो जाएगा। वो वैसे तो इशू नहीं है, लेकिन चूंकि वो इससे कनेक्ट है, ठीक है, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, तो वो क्या हो जाएगा? वो रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका एविडेंस दिया जा सकेगा, ठीक है। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे। अच्छा, और आगे बढ़े तो सेक्शन 11 देख लेते हैं हम। सेक्शन 11 क्या है? सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबी। प्ली ऑफ एलिबी यानी कि अन्यत्र होने का अभिभाव, कहीं और होने का अभिभाव, ठीक है। ऐसे फैक्ट, ठीक है, जो क्या है अदरवाइज नॉट रेलिवेंट। अदरवाइज क्या है? रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वो क्या है वो ऐसे फैक्ट रेलिवेंट हो जाएंगे। रेलिवेंट कब हो जाएंगे? जब वो फैक्टिंग इशू से और रेलिवेंट फैक्ट से क्या हो जाए? इनकंसिस्टेंट। यदि वो ऐसे फैक्ट जो अदरवाइज नॉट रेलिवेंट, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट होंगे अगर वो फैक्टिंग इशू और रेलिवेंट फैक्ट से क्या है? इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है मतलब उससे प्रतिकूलता में है, या फिर वो बाय देमसेल्व्स और या तो खुद या फिर अदर फैक्ट से कनेक्शन में, ठीक है। फैक्टिंग इशू और रेलिवेंट फैक्ट
इनकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को क्या करते हैं, हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रॉबेबल बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट होंगे। ठीक है। जैसे ऐसे फैक्ट जो अदरवाइज नॉट रेलिवेंट रेलिवेंट होंगे अगर वो फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट के इनकंसिस्टेंट है, या तो खुद या दूसरे फैक्ट के कनेक्शन में फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को क्या बनाते हैं, हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल बना देते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए ए के ऊपर बी की डेथ करने का, ठीक है, एक्यूज्ड है वो। अब ए कह रहा है कि जिस दिन बी की डेथ हुई कहाँ हुई, दिल्ली में। ठीक है। और वो कह रहा है कि वो तो इस समय केरला में था, तो वो इतना दूर था कि वो एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दोनों जगह नहीं हो सकता। तो यही होता है अन्यत्र होने का अभिभाव, यानी कि जिस समय आप पर कोई अभियोग लगाया गया उस समय आप ये कह रहे हैं कि आप उस समय इतना दूर थे कि अगर आप चाहें भी तो एक जगह पॉसिबल नहीं है कि आप उपस्थित हो सकें। तो प्ली ऑफ एलिबी, और इस पर एक दृश्यम मूवी बनी थी, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्ली ऑफ एलिबी का। ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड, आज ये मूट कोर्ट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अब आ जाता है सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, जब कभी कोर्ट को अपनी ओपिनियन बनानी है, किस पर बनानी है, फॉरेन लॉ पर, ठीक है, आर्ट पर, साइंस पर, हैंड राइटिंग पर, या फिंगर इंप्रेशन, की आइडेंटिटी पर। तो ऐसे सब्जेक्टों पर क्या होगा, एक्सपर्ट ओपिनियन रेलिवेंट होगी। ठीक है। जब कभी भी कोर्ट को राय बनानी है फॉरेन लॉ पर, आर्ट पर, साइंस पर, हैंड राइटिंग पर या फिंगर इंप्रेशन की आइडेंटिटी पर, तो ऐसे समय पर क्या होगा, एक्सपर्ट ओपिनियन रेलिवेंट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं सेक्शन 134। 134 क्या कहता है, नंबर ऑफ विटनेस यानी कि किसी फैक्ट को साबित करने के लिए कितने नंबर ऑफ विटनेस चाहिए। किसी को हमें कन्विक्ट कराना है तो उसको कन्विक्ट कराने के कितने नंबर ऑफ विटनेस चाहिए, तो वो कहता है कि कितने भी हो सकते हैं, एक से भी, डाइंग डिक्लेरेशन अकेला ही बहुत है किसी की कन्विक्शन के लिए। ठीक है। 2, 3, 4 जितने भी, ठीक है, यानी कि सिंगल एक भी काफ़ी होगा। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 154 हॉस्टाइल विटनेस की बात करता है, यानी कि ऐसा विटनेस जो बुलाने वाले जिसने उसको बुलाया है उसके अगेंस्ट में साक्ष्य दे रहा है, यानी कि सत्य नहीं बता रहा है, ऐसे विटनेस को कहा जाता है हॉस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही साक्षी, यानी कि वो पक्षद्रोही हो गया है, जिसने उसको बुलाया उसके अगेंस्ट में बात कर रहा है, सत्य नहीं बता रहा है, तो ऐसे विटनेस को कहा जाता है हॉस्टाइल विटनेस। ठीक है। और इसमें एक और है कि एग्जामिनेशन 137 में कितनी होती है, एक तो होती है चीफ एग्जामिनेशन, एक होता है क्रॉस एग्जामिनेशन।
और एक होता है री एग्जामिनेशन। ठीक है, किसी भी उसमें 3 एग्जामिनेशन होंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ऑफ चीफ या चीफ एग्जामिनेशन, जो पक्षकार जिस साक्षी को बुलाता है उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होंगे, चीफ एग्जामिनेशन कहलाएगा। और जब प्रतिवादी द्वारा या प्रतिवादी की तरफ से उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बोला जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन। और उसके बाद बुलाने वाले पक्षकार द्वारा दोबारा से उस साक्षी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको बोला जाता है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन में जनरली जो क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आया है उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो ये हो गए 3 चीज़ें, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हमने जो आपके मूट कोर्ट के वाइवा में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।